अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेंटर स्टेज के साथ मैं इस वक्त जो है वो कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ। ये जगह जो है वो खट्टा से कुछ दूर जो है वो वाक़ है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो कच्चे का इलाका है और ख़ास तौर पर जो सिंध के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के, ये अब एक नया एपी सेंटर बनते जा रहे हैं जो इस वक्त सैलाब के हवाले से सूरत हाल है। ये लुका बंद है, बिल्कुल ये साथ साथ जो है वो चलता है कच्चे के इलाके के। और इस बंद पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग जो अपने गांव जो हैं वो छोड़कर निकले हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये जो है वो तकरीबन यहाँ पर अंदाज़ा ये है कि 400 साढ़े 400 के करीब जो देहात हैं वो अभी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और यहाँ पर अभी जो है वो पानी, क्योंकि बहुत डाउन स्ट्रीम इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है वो पानी अभी भी आ रहा है। आज की भी इतला ये है कि सक्खर बैराज पर जो पानी का बहाव है वो 5,60,000 क्यूसेक से जो है वो तजावुज़ कर चुका है। और अभी जब हम ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं तो कोटरी में जो पानी का बहाव है वो तकरीबन जो है वो 5 लाख क्यूसेक से जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल आने वाले दिनों में जो है वो और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती है। सिंध में जो इस वक्त फ्लडिंग हुई है वो पाकिस्तान के किसी भी और सूबे से जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है वो 20 से ज़ायद अजला जो है वो इस फ्लडिंग के नतीजे में जो है वो मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो कंबर, शहदाद कोट, उसके बाद खैरपुर, नाथन शाह, दादू का इलाका है, जूही है, मेहड़ है, ये वो शहर हैं। और कच्चे का जो है वो इलाका जो है वो बहुत सारा इलाका ज़ेर-ए-आब आया है। तो ये पूरा इलाका है जो वो डाउन स्ट्रीम आता है और ये तमाम के तमाम इलाके जो है वो इस सैलाब के पानी से जो मुतासर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पानी जो है वो अभी भी खड़ा है। और सिंध में ये जो पानी की जो गुजरगाह है उसके लिए ये जो मनाजिर, ये जो आपको आसपास जो है वो नजर आ रहे हैं, ये कोई बहुत गैर मामूली नहीं है। यहाँ जो है वो इन मुख्तलिफ शहरों में जो है वो नजर आ रहे हैं जहाँ पर जो है जहाँ से ये जो है वो पानी गुजर है। अब यहाँ पर जो है वो बुनियादी मसला जो है वो इस वक्त ये है कि एक तो ये कि इनको फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ चाहिए। ये लोग अपने गांव जो है वो छोड़कर जो है वो यहाँ पर आए हैं। दूसरा, इन लोगों के साथ मसला ये है कि पहले यहाँ पर जो है वो बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो है वो लोगों इन पर वो आई। फिर उसके बाद ये जो ठट्ठा का इलाका है, खासतौर पर जो ठट्ठा के साथ जो है वो कच्चे की जो बेल्ट है, यहाँ पर जो है वो तुगयानी भी आई और फिर वो दूसरी मुसीबत जो उन पर आई। और फिर उसके बाद अब ये जो है वो दरिया का सैलाब है जिसका इन्हें जो है वो सामना है। तो एक के बाद एक मुश्किल जो है वो इन लोगों पर है। और इनमें से कुछ लोग हैं वो तकरीबन जो है वो 1 महीने से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो है वो निकल कर जो है वो यहाँ पर जो है वो आए हैं। और इनको ये मालूम नहीं है कि इन्होंने कब तक जो है वो यहाँ पर रहना है। फिर इनका मसला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। जब वो वहाँ पर पानी के बाद इनके लिए जो है वो इनका रोजगार का जरिया है वो भी छिन जाता है। फिर इन इलाकों में अब फसलें तबाह हो गई हैं तो फिर इनका आगे जो है वो इनका जरिया मुआश जो है वो क्या होगा, वो इनके लिए एक बड़ी मुश्किल है। फिर इसमें साथ साथ ये भी एक मामला है कि जो अद्वियात हैं उनकी फराहमी जो है वो यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी जितने दिन खड़ा रहेगा यहाँ पर एक आउटब्रेक का खदशा भी है जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो मुश्किल आ सकती है। तो ये वो तमाम की तमाम मुश्किलात हैं जिसका इन इलाके को लोगों के सामने। अभी हम इस बंद के साथ साथ जो है वो चलेंगे, कच्चे खाएंगे। यहाँ पर जो है वो जो बंद इन्होंने बनाए हैं, बंद के साथ साथ जो लोग बैठे हैं उन लोगों की मुश्किलात क्या हैं, क्या उन तक राशन जो है वो पहुँच रहा है, क्या उनको जो है वो टेंट्स मिल रहे हैं। कुछ लोगों से जो है वो हम बात करेंगे। फिर हुकूमत ने यहाँ पर कुछ टेंट विलेजेस भी बनाए हैं क्योंकि इन लोगों को जो है वो इवैक्यूएट किया गया और इन लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है वो नकल, पहले जब सैलाब के बारे में इतला पहुँच गई थी तो उसके बाद इनको इनके इलाके खाली करा कर जो है वो यहाँ पर लाया गया। उन टेंट विलेजेस के अंदर जो है वो क्या हालात हैं वो भी जो है वो हम आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो ये सिंध का इलाका इस सैलाब में किस तरह से मुतासिर हुआ है, आगे हालात जो है वो क्या हो सकते हैं, अभी इस वक्त जो है वो हालात क्या और इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो ये लुका बंद के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे हम बात कर ले, पूछे कि यहाँ पर जो है वो क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? खैर मोहम्मद। खैर भाई, इधर कब से बैठे हुए हैं? भाई 15-20 दिन से इधर ही बैठे हुए हैं। तो कब आए थे इधर आप?
15-20 दिन पहले ये बारिशों की वजह से? बारिश और ये सैलाब आ रहा था हमारी तरफ, इसीलिए हम आए थे। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव मोहम्मद खान सुमरो। अच्छा जी। तो यहाँ पर अभी क्या हालात है? आपके घर वाले, मैं देख रहा हूँ गांव वाले भी जो है वो इधर ही बैठे हुए हैं, तो क्या? खाली बैठे हुए हैं, इधर कुछ मिल रहा ही नहीं ला रहा है, उधर ना उधर मिल रहा है, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। जो भी आता है उधर दे के उधर से आधे रास्ते से चले जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो आपके पास सामान क्या है खाने पीने का? आप क्या करते हैं? एक दिन आए थे, एक दिन दे के गए थे, उसमें से थोड़ा कुछ गुजारा किया है। अभी मछली का धंधा करते हैं, कभी और इधर उधर बस भटकते रहते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे क्या हाल है? हाँ ठीक है। अरे कितने दिन हो गए इधर बैठे हुए? 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन। तो क्या करते हैं खाने पीने का? नहीं करेगा, ये मछली इतना हमारे जाल में पकड़ता है, अच्छा। कुए खाता है, जो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कौन सा है आपका? गाँव सब गाँव हमारा गोट कासिम वाला। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपके? सब कह रहे थे। क्या हालात है इधर? ये जो तो आपके गांव वाले सारे इधर बैठे हुए हैं। आप सब देख रहे हो, देखो सारे बंदे ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा। जो भी हो रहा है भी आप खुद देख लो। जब भी राशन आता है उधर से आधा रास्ते तक आता है, सही है। अच्छा। आधा रास्ते में दे के उधर से ही वापस चले जाते हैं। इधर जो भी इधर आता है बोलता है भाई इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, आगे चल के बैठो। अरे भाई हम इधर बैठे हुए आगे भी जाएंगे, उधर से दोबारा अगर पानी कहीं से टूट जाएगा तो हम लोग तो अंदर रह जाएंगे ना। मुझे पहले बता रहे थे कि आपके पहले बारिशें हुई, हाँ। उस वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा, और उसके बाद अब सैलाब का पानी आ गया। नहीं, उसके बाद बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे, हम लोग अच्छा। सैलाब की वजह से आए थे। अच्छा, आप अभी जो सैलाब अभी आया है उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से। अच्छा। अभी रोज रोज दिखा रहे हैं इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो हम गरीब आदमी डर के वापस निकल आए बाहर। अच्छा, इसलिए। तो गांव में अभी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है जिधर आप बैठे? इधर मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर दूर होगा अंदर। अच्छा, 600 तो मेरा ख्याल है ज्यादा है, जरा कम होगा। नहीं, ज्यादा होगा। अच्छा, नहीं उधर हेलाया है ना। अच्छा, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जो है वो। हाँ। अच्छा, तो इधर खाने पीने का बंदोबस्त क्या है इधर? किस तरह से जो है वो आप रह रहे हैं? वो पहली बार आए थे राशन दे के, जब गए फिर उसके बाद अभी हम लोग जाल लगाते हैं, मछली छोटी छोटी पकड़ते हैं, वो बेचते हैं। अच्छा। 200-300 मिलते हैं, उसमें से हम राशन लेते हैं। अच्छा। वो आते हैं इधर बोलते हैं भाई अभी आगे चल के बैठो, उधर कैंप लगा, उधर हम आपको देंगे। अच्छा। भाई हम इधर बैठे हुए इधर ही दे दो, जैसा इधर दोगे वैसा वहाँ पे दोगे। अच्छा, तो कोई आता ही नहीं। क्या हाल है भाई आपके? अस्सलाम वालेकुम। आप कब से इधर बैठे हो? वालेकुम जी, हम तो यहाँ पे कम से कम 20-30 दिन से हम इधर रह रहे हैं दिन से जो है वो आप इधर है? जी। अच्छा, तो आपका भी इनका वाली गांव है? ये एक ही गांव के लोग हैं? जी, सब एक ही गांव के हैं, बस एक उधर गांव हमारा डूब गया पानी में, दरिया के पानी में। अच्छा। जो सैलाब आ रहा था उसमें डूब गया। अभी इधर आके ठहर गए हैं, हमारे को यहाँ पे जो राशन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप पहले आ गए थे गांव का? जब पानी आने से पहले जो है वो निकल आए थे? जब पानी दरिया में आने लगा तब हम आ गए इधर। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या है, कोई वापसी का कोई है, कोई बंदोबस्त कोई बताया आपको, या उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पानी पानी नजर आ रहा है बस। तो हाँ। क्या करेंगे जब तक पानी नहीं उतरता? तब तक तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर बेमददगार। नहीं तो यहाँ पे ना टेंट दिया है ना कुछ नहीं दिया। इधर देखो अभी गर्मी में बैठे हुए बच्चे छोटे छोटे, अब क्या करेंगे? अच्छा, यही मसला है। बस हुकूमत भिजवाती है। वो बोल के गया था एक दफा, भाई हम आ रहे हैं टेंट लेके, फिर अभी 20 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया है। अच्छा। हाँ, जो हमारा डीसी साहब है वो उसने भेजा था कि भाई तुम्हारे को टेंट पेंट हम इधर देंगे। अच्छा। वो 20 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया है। तो जब वहाँ से निकले हैं तो सामान तो आपका कुछ लेकर आए हैं साथ? कुछ लेके आए, कुछ उधर छोड़ के आए गए। तो रात को निकले था ना, रात को निकले थे। अच्छा। हाँ, तो कुछ उधर छोड़ दिया। फिर कश्ती वालों को बोला, भाई कश्ती वाले बोल रहे 5,000 रुपया किराया देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने उधर ही छोड़ दिया सामान, सारा उधर ही बह गया पानी में। अच्छा। हाँ। तो क्या ये यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये इनके साथ एक मामला है कि यहाँ पर जो है वो इनको राशन नहीं मिल रहा। ये लुक्का बंद के साथ साथ जो है वो लोग बैठे हुए हैं, और ये जो अपना सामान था वो तो ले आए हैं, लेकिन इनके गांव जो है वो अभी पानी में है। और पहले जो है वो इनका कहना है कि बारिशों की वजह से इनके गांव तक जो है वो जाना मुश्किल था। अब सैलाब का पानी क्योंकि वहां पर है, और जब तक पानी नहीं उतरता ये लोग वापस नहीं जा सकते। ये इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये हुकूमत की तरफ से जो है वो एक टेंट सिटी जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर ये जो लोग जो एवैक्यूएट करके आए हैं, जो कच्चे के इलाके में अपने घरों को जो है वो
چھوڑا ہے, جن کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا ہے, اور وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ہیں. کھنڈو خاص کھیلی گاؤں ہے جہاں کے رہنے والے جو ہے وہ یہاں پر اس جگہ پر موجود ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینٹ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, یہ جو نیلے ٹینٹ ہیں یہ پی ڈی ایم اے کے دیے گئے جو ہے وہ ٹینٹ ہے, یہ بڑا ٹینٹ ہے. اور یہ جو ہے وہ یہاں پر فیملیز, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے گاؤں سے ایک ہی گاؤں کے جو ہے وہ لوگ یہاں پر ہیں, تو یہ پوری کی پوری فیملیز جو ہے وہ ان ٹینٹوں کے اندر ہیں. کچھ لوگ یہاں پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ولی داد خاص کے لیے. بھائی مجھے بتائیے اس وقت یہاں پر کیا حالات ہیں, یہاں پر کب سے ہیں آپ؟ سر ہم یہ جو ہے ہم کیونکہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ کچے کا علاقہ ہے, تو 31 اگست کے رات جو ہے ہمیں یہاں پہ ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ ریسکیو کیا تھا پورا رات 9:30 بجے سے لے کے جو 3:30 بجے تک. تو ہمیں جو آج چوتھا دن ہے, تیسرا دن ہے جو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کیمپ تو میں. پانی جو ہے وہ تب آ گیا تھا گاؤں میں یا پہلے نکل آئے تھے وہاں سے؟ نہیں سر, پانی بالکل گاؤں میں پہنچ گیا تھا. اس کے بعد جو ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی جو وہ بلایا تھا, اور جو اسسٹنٹ ہے کمشنر وہ بھی آیا تھا. تو کتنے لوگ ہیں گاؤں والے جو آپ لوگوں کے ساتھ, کتنے خاندان والے ہیں, کتنے گھر ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں سے آئے ہیں؟ جی سر, یہ جو ہمارا گاؤں ہے کھنٹو خاص کے لیے, ہماری جو فیملی ہے وہ 150 پلس ہے. اچھا, 150 سے اوپر خاندان ہے. تو ان کو جو وہ تقریباً سوزگیوں میں 5-6 سوزگیاں تھی, تو پوری رات جو انہوں نے ریسکیو کیا ہے. تو اس رات آپ وہاں سے نکل کے جو ہے وہ پھر ادھر آ کے بیٹھ گئے؟ بالکل ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے. تو آج جو ہمیں تیسرا دن ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں یہ 10 ٹینٹ دیے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑے ٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے اس میں 150 فیملیاں جو وہ نہیں رہ رہی ہے. ہم نے جو کوشش کر کے 6-7 فیملیوں کو جو وہ اکٹھے کیا ہے اس میں, لیکن وہی ہے کہ ابھی بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 70-80 کے قریب فیملیاں ہیں جن کے پاس جو ٹینٹ کی سہولت نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, کیا کر رہے ہیں سر؟ بس یہی ہے وہ کرے کہ ابھی جو وہ ٹینٹ کی شارٹیج ہے, ٹینٹ نہیں آ رہے, تو 1-2 دن میں مل جائیں گے. ابھی بھی ڈی سی صاحب نے یہ بات کی کہ 2 دن میں آپ کو مل جائیں گے ٹینٹ وغیرہ. تو کھانے پینے کا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بندوبست یہاں پر؟ جی سر, کھانے پینے میں ہمیں 2 ٹائم کا جو وہ پکایا ہوا کھانا وہ دے رہے, کوک فوڈ دے رہے. وہ یہاں پر آ جاتا ہے؟ یہاں پر آ جاتا ہے. جی سر, باقی کوئی خشک راشن وغیرہ نہیں دیا ہے, باقی یہی 2 ٹائم کا جو وہ ہمیں پکایا کھانا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چاچا کیا حال ہے؟ حال بھلا ہے. اچھا, چاچا آپ بھی ادھر ہی رہ رہے, کھنڈو خاص کھیلی گئی؟ ہمارا گوٹھو ادھر ہے, ہمارے نام پر ہے, ولی محمد کھاروانی. اچھا, تو آپ وہاں سے, وہ بھی گاؤں والے سارے نکل آئے ہیں وہاں سے؟ ہاں, وہ سب نکلے باہر بیٹھے ہیں بند کے پیچھے. کیا حالات ہے ادھر آپ جہاں سے آئے ہیں؟ وہ حالت بہت تنگ ہے, خیمہ بیمہ کچھ بھی نہیں آئے. اچھا, بس ایسے بیٹھے ہیں. تو کتنے دن ہو گئے آپ کو وہاں پر آئے ہوئے؟ اس کے ہم کو بارش کا پانی ہے, اس کے جو نکل کے گھر گر گئے. اچھا, وہ ادھر یہ بیٹھے ادھر 15 دن سے ادھر بیٹھے. اچھا, آپ لوگ 15 دن سے جو ہے وہ ادھر ہے, تو ادھر کھانے پینے کا کیا بندوبست کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے؟ تھیلی آتی ہے چاول کی, وہ ایسے 2 ایک دے دیتے ہیں, بس اس سے گزارا کر رہے ہیں, کوئی اپنا مدد کر رہے ہیں. اچھا, تو ادھر یہ خیمے اور یہ ٹینٹ وینٹ آپ کے پاس ادھر نہیں ہے؟ ہاں نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ان کے ساتھ ہیں یا یہ اچھا کھنڈو خاص کھیلی والے؟ اس کو میں بیٹھا ہوں. اچھا, کھنڈو خاص کھیل کا میں بیٹھا ہوں. اچھا, تو کیا حالات ہے جی آپ یہاں پر؟ یہ مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ 3-4 دن ہو گئے آپ کو یہاں پر بیٹھے ہوئے. جی سر, ہمارے کو 3 دن یہاں نکلے ہوئے ہیں. اچھا, اندر پانی آئے, پہلے تو بارش کا پانی تھا, اس وجہ سے یہ سیلاب کا پانی گاؤں میں آ گیا ہمارے. سر پھر ڈی سی صاحب نے ہمارے کو, مختار کار صاحب نے گاڑیاں دی, نکالنے میں مدد کر دی ہماری. ابھی یہاں نکال کے رکھ دیا. بارش کا جب پانی تھا تب ادھر ہی رہے تھے گاؤں؟ وہاں سے گزارا کر رہے تھے وہاں. اچھا, تب ادھر ہی رکے ہوئے تھے؟ رکے ہوئے تھے. تو مگر ابھی سیلاب والا پانی جو ہے وہ جب آیا تو آپ لوگ وہاں سے نکل آئے سر. تو یہ پہلے بھی تو یہاں پر جو ہے وہ سیلاب آیا, مجھے وہ بھائی بتا رہے تھے 2010 میں بھی جو ہے وہ سیلاب آیا تھا, تو وہ بھی اسی طرح سے تھا یا یہ والا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے پانی ہے؟ تو وہ بول رہے پیچھے سے زیادہ آ رہا ہے. اچھا. جی سر, پانی زیادہ آ رہا ہے, اس وجہ سے ہمارے کو بولا باہر نکلو. ڈی سی صاحب نے, مختار صاحب نے, اس نے ہماری مدد کر کے باہر نکال لیا. ابھی یہاں اگر رکھ دیا ہے, اگر پانی پینے کا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے, کہیں بچے جو ہے اس کو جلاب الٹیاں وغیرہ جو چل رہی ہے. اچھا, جی, بیمار ہو رہے ہیں, بیمار بچے ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ بھی گاؤں کے ساتھی ہیں, یہاں پر آئے ہوئے؟ جی جی. کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ سر ہم لوگوں کو 3 دن ہو گئے. 3 دن ہو گئے. تو آپ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں یہاں پر کیمپ کے اندر؟
سر ایسے جو ہے نا ہمارے جیسے بھائی نے بتایا 150 سے اوپر فیملیاں ہیں. ہمیں ٹینٹ جو 10 ملے ہیں تو 10-8 فیملیاں ملا کے ہم نے رہی ہے. لیکن ان کے بعد بھی بہت جو فیملیاں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے چارپائی اوپر کر کے یا کوئی کپڑا باندھ کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ضرورت کیا کس چیز کی ہے یہاں پر جتنے جو لوگ ہیں جو گاؤں والے ہیں ان کو ان کیمپوں کے اندر سب سے زیادہ چیز کیا چاہیے؟ سر پہلے تو یہی ہے ہمیں جو ہے نا وہ ٹینٹس چاہیے اور خوراک جیسے سوکھا راشن ہے وہ بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. پانی ہے یا کوئی یہ صحت سے حوالے سے کوئی ڈاکٹر وغیرہ کوئی کیمپ لگائی دی جائے. جیسے بھائی نے بتایا ہمارے پاس ایسے لوگ بیمار ہو رہے ہیں جس کو ملیریا ڈائریا یہ وہ ان کے لیے بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے 3 دن سے. جو پکا یا کھانا ہم لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی ایسا سمجھے پورا نہیں ہے. ہم 150 فیملیاں ہیں انہیں 3 دیگیاں یا 2 دیگیاں مل رہی ہے وہ بھی غیر معیاری ہے. کھانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی ٹائم پہ بھی نہیں آتا ہے. ایک دو ہمارے پاس سوکھا راشن دے جیسے کہ ہمارے کوئی اپنی ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے جیسے کوئی چاول کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے ہمیں اپنا سوکھا راشن دے تو کوئی ٹائم پہ اپنا ہی پکا کے کھائے. یہی ہے مسئلہ ہے. بہت شکریہ. سنیل السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عبدالغفار. عبدالغفار بھائی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالغفار. عبدالغفار بھائی کس طرح سے رہ رہے ہیں ادھر؟ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ 3 دن ہو گیا. اچھا تو کیا ادھر کیمپ کے اندر حالات کیا ہے؟ حالات یہ آپ کے سامنے یہ 10 ہمارے ٹینٹ ملے ہوئے. اچھا اس میں 10 فیملی منا اکٹھے رہے تھے. ہاں تو ٹینٹ تو ملے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تو یا وہ کچھ فیملیز کو نہیں بھی ملے یہاں پر؟ ہاں نہیں بھی ملے ہیں. اچھا ہاں تو کیا کھانے پینے کا آپ کس طرح سے بندوبست کرتے ہیں؟ یہ پکی پکائی آتی ہے وہاں سے وہ کم آتی ہے صحیح ہے نا. 1 پاؤ آتی ہے تھیلی میں صحیح ہے نا. وہ اس میں گزارا ہوتا ہے صحیح ہے نا. تو ہر ایک کو جو ہے وہ علیحدہ ہر خاندان والوں کو ان کے لوگوں کے حساب سے دیتے ہیں کس طرح سے دیتے ہیں یہاں پر؟ نہیں کم ہو جاتی ہے صحیح ہے نا. کس کے لوگ فیملی مانا 7 ہے صحیح ہے نا. 6-8 اس کو 1 تھیلی ملتی ہے جہاں 2 تھیلی ملتی ہے اس میں وہ بچے چھوٹے کھائے جہاں بڑے کھائے. تو یہ حکومت والے یہاں پر آ رہے ہیں؟ ہاں وہ تو آ رہے ہیں DC صاحب. NGO والے اور جو باقی کوئی لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ادھر یا نہیں آپ کے پاس؟ وہ تو نہیں آ رہے منا. ہاں سر اب یہ DC صاحب آیا تھا یہ ہم نے دیکھا تھا صحیح ہے نا. ٹھیک. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا السلام. نام ہے جی آپ کا؟ واحد علینو. واحد بھائی ادھر کیا حالات ہیں؟ کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں آپ کے گھر والے؟ بس جو کھانا پینا آ رہا ہے تو لوگوں کے حساب سے بہت کم ہے کیونکہ 150 فیملی ہے 2-3 دیگیں آتی ہیں وہ تو اس کو کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے لیکن بس ٹائم ہے. تو آپ کس گاؤں سے ہیں؟ گوٹالا نخاس کے لیے. اچھا تو پھر جو ہے وہ وہاں پر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مزدوری کر رہے ہیں. تو یہ گاؤں والے سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ادھر آ گئے؟ سارے پورا گاؤں سیلاب میں ہے. تو یہ پہلے بھی کبھی اس طرح کی آپ نے دیکھی ہے صورتحال یا؟ جی 3-4 دیکھی ہے. اچھا 3-4. 94 کی بھی دیکھی ہے. اچھا ہاں 10 کی بھی دیکھی ہے. 15 کی بھی دیکھی ہے. یہ 22 کی. پہلے والی جو ہے وہ زیادہ خطرناک تھی زیادہ مشکل تھی یا یہ والی زیادہ مشکل ہے؟ اور 10 والی بھی خطرناک تھی 15 والی یہ تو اس وجہ سے زیادہ خطرناک تھی تو 2 مہینہ پہلے بارش نہیں تھی تو ہم تو کرتے ہی مزدوری ہے. پورے ہمارے گاؤں میں ایک بھی گورنمنٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو بارشوں کی وجہ سے وہ مزدوری والا کام بھی جو ہے وہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ہے. اور ابھی سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ کام اور دوسرا سیلاب آ گیا. اچھا ہاں تو ابھی پھر کیا یہ گاؤں والے آپ تو اس علاقے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کتنے دن لگ سکتے ہیں یہاں سے پانی اترنے میں؟ کتنے دن آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اور رہنا پڑ سکتا ہے؟ کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ. اچھا 1.5 سے 2 مہینے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ادھر ہی جو ہے وہ رہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے. میرے ساتھ اقبال جاکھرو ہمارے جو ٹھٹھا کے رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں. میں ذرا یہ فلڈ کی جو سچویشن ہے یہ کیونکہ کور کرتے آئے ہیں اور پچھلے جو چند ماہ سے یہاں پر صورتحال رہی ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. اقبال مجھے بتائیے کہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی تعداد ہے یہ کب سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور ٹھٹھا میں اور یہ خاص طور پر جو کچے کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ صورتحال کیا رہی ہے لوگوں کی؟ جی بالکل. یہاں پر جو ہے پہلے تو شدید بارشیں ہوئی تھی. بارشوں میں بہت بڑا یہاں کا جو نقصان ہوا تھا اور ضلع بھر میں جو 6 اسپیل تھے وہ بارشوں کا مسلسل رہا تھا.
वक्फन जो होती रही। उसके बाद जैसे बारिशें ख़त्म हुई तो समुद्री तुगयानी शुरू हो गई। तो कोस्टल बेल्ट में जो 50 से ज़्यादा जो वहाँ जो शिगाब प्रोटेक्शन बंद जो टूटने की वजह से वहाँ से वो मुतासर हुए थे। उसके बाद जैसे तुगयानी ख़त्म हुई तो यह दरियाई जो सैलाब वो शुरू होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टंडो हाफिज शाह से शुरू होता है, 2 तहसील है हमारे, ठट्टा और एक है घोड़ाबारी। तो उनकी 8 यूनियन काउंसिल है, टंडो हाफिज शाह, सूप शोरो, सोंडा, झिरक, और उसके बाद जो है यहाँ पर जूना, गिरना और धुमानी समेत दीगर जो यूनियन काउंसिल है वो शदीद मुतासर हुई हैं। देहात के अंदर जो कच्चा है हमारा, वहाँ पर जो है 450-500 जो देहात है वो मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ों पर जो है मुश्तमल जो केले का काश्त थी, सब्जियां थी और दीगर जो गन्ने समेत और कपास की जो काश्त थी वो भी मुकम्मल तौर पे जो। इन इलाकों में मुझे बताए ज़रूरत इस वक्त जो है वो किस चीज़ की है यहाँ पर? फौरी तौर पर इसमें ज़रूरत जो है वो रिलीफ की है। उसमें जो है ना अभी ऐसी सूरत पैदा होगी है, लोगों के पास साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो फूट पड़ी है। यहाँ पर गैस्ट्रो आम हो गया है और उसके साथ जो मलेरिया है और डायरिया, इतने केसेस हज़ारों की तादाद में आप जाएंगे। अस्पताल विजिट की है हमने, वहाँ पर हमारी स्टोरी भी चली है। रिपोर्ट किए केसेस 2 दिन के अंदर 1400 से ज़ायद एक हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल वहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो ये पोजीशन है, साफ़ पीने का पानी भी लोगों के पास नहीं है। यही पानी जो लोग पीने पर मजबूर हैं। और जो है खुराक की ज़ायद जो है वो कमी महसूस की जा रही है और अदवियात की कमी है, क्योंकि बच्चों है और जो लोग खीमे में या बच्चा बंदों पर पुश्तों पर जो लोग पना गजीन हैं तो वो उनको शदीद जो है खुराक की, राशन की और साफ पीने के पानी। ये जो लोग अभी हम देख रहे हैं ये बंदों के किनारे जो है वो बैठे हुए हैं, ये तकरीबन कितने गांव होंगे जहां से ये जो लोग निकले हैं और ये इसी तरह से कच्चे के इलाके में बंदों के किनारे जो है वो बैठे हुए हैं? मैं समझता हूँ कि इन 8 यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं वो 400 देहात हैं। 400 देहात? 400 देहात के लोग हैं। आधे जो लोग हैं वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट उनकी हो चुकी है, वो चले गए हैं पहाड़ी इलाकों, जो कोस्तान हमारा इलाका है वहाँ पर चले गए हैं। कुछ जो लोग हैं जो अंदर थे देहात के अंदर, वो जो बंदों की पुश्त पर उन्होंने पनाह ली है। तो ये शदीद धूप है, इस धूप में तो कुछ लोगों को टेंट मिले हैं और कई ऐसे सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग जो हैं ये धूप में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बेसरो सामान। उनके पास जो है टेंट नहीं है, टेंट की भी शदीद जो उनको ज़रूरत है, मगर टेंट मुहैया नहीं की जाती है। और साफ़ पीने का पानी और दीगर जो अदवियात ज़रूरी अशिया है उसकी भी शदीद जो कमी पाई जाती है। अच्छा, अब ये आफत ज़्यादा तो इन इलाकों को करार दिया गया है, लेकिन ये जो रिलीफ एफर्ट है इसको आपने जो है वो किस तरह से देखा है? क्योंकि सिंध वो है जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से हलाकतें भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं इस सैलाब के दौरान। यहाँ पर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में 12 हलाकतें हुई हैं बारिश और सैलाब के दौरान। 12 लोग जो है लुत्फ़े अजल बन गए। उसके बाद जो सैकड़ों की तादाद में माल मवेशियाँ वो भी मरने लगी है, उनमें बीमारियाँ फैलने लगी है। तो 300 से ज़ायद जो बकरियाँ और 10-12 से ज़्यादा जो है भैंसें और बैल वगैरह, ये बहुत सारी बड़ी एक एदाद शुमार है। जो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। स्कूलों को नुकसान हुआ। कब्रस्तान जो है 3 दरगाहें कच्चे के अंदर, जमील शाह दातार जो हिंदुस्तान के इलाके का था यहाँ कराया था, तो उन समेत 3 स्कूल अभी खुले हैं, स्कूल अभी बंद है। तदरसी अमल शदीद मुतासर है। बहुत स्कूल में पानी मौजूद है, इसकी वजह से जो तदरसी सरगर्मियाँ वो ऐसा समझे को न होने की बराबर है। लोग शदीद जो तलबा व तालबात को मुश्किलात का सामना है। ठीक है इकबाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इकबाल हमारे रिपोर्टर जो कवर भी कर रहे हैं सारी सूरत हाल को, वो बता रहे थे कि ये जब से ये बारिशों के बाद फिर तुग़यानी और फिर उसके बाद जो है वो अब सैलाब वाली सूरत हाल का सामना है, तो ठट्टा शहर में सूरत हाल मजमूई तौर पर क्या रही है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर कादरी जो है वो मौजूद हैं और ये इवैक्यूएशन का जिस तरह से अमल हुआ है और लोग यहाँ पर उनको किस तरह से रखा जा रहा है, कुछ से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए ये जो लोग हैं कब से आपने इन्हें इवैक्यूएट किया है और अभी इस वक्त कोशिश क्या है कि इनका जो यहाँ पे रहना है, इनकी मुश्किलात तो हैं मगर जरा मुश्किलात में जो है वो इनकी कुछ कमी लाई जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको 3 दिन पहले हमने शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि ये कच्चे का जो इलाका है इस पे पानी जो है बढ़ना स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ रहा था।
जैसे आज तकरीबन 4.25 लाख के करीब पानी जो है वो गुजर रहा है। तो ये खंडू खास के लिए इनका गांव जो कच्चे के इलाके में था, 3 दिन पहले हमने इनको शिफ्ट करके इंटायर एरिया फ्रॉम झिरक टू अप टू द सी हमने ये सारा इवैक्यूएट करके और जो है वो पे आबाद किया है, कुछ इस ओपन एरिया पे और एक जो है वो टेंट सिटी टाइप पे बना के इनको हम राशन भी दे रहे हैं, अपना कुक्ड फूड भी दे रहे हैं और जो जो रिलीफ आइटम है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो सब लोग हैं ये कच्चे के इलाके से हैं। यहाँ पे तो जो टेंट देख रहे हैं, ये जो नीले टेंट है, ये तो कुछ नए टेंट है। तो ये टेंट सिटी है जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है वो इंतजाम वगैरह आप किस तरह से जो है वो चला रहे हैं? देखें, ये जो अपना बड़े टेंट्स हैं, क्योंकि ये फैमिलीज हैं इनकी और ये कंबाइंड फैमिलीज है, तो हमने इनको ये बड़े टेंट दिए हुए हैं कि ये इसमें जो है ना कंबाइंड, क्योंकि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके अलावा अभी ऑन द वे हैं कि इनके छोटे जो देख रहे हैं आप, कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, तो हम उन दूसरों लोगों को भी जो है वो टेंट जो है वो फराहम करेंगे। अब इसमें यही है कि इनको हमने फैसिलिटेट सारा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा असिस्टेंट मुख्तार कार मुकर्रर है, जो वहाँ पे अपना ये हमारे साहब खड़े हुए हैं, तो ये इनकी ड्यूटी यही है कि इन सब की लुक आफ्टर करें। तो यही है कि फिर जो है मैं भी अपना विजिट भी करता हूँ और लुक आफ्टर भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह होप के इनको बेहतर तरीके से हम लोग। कितनी साइट्स हैं तकरीबन आपने जो है वो इस तरह बेल्ट के साथ साथ, ये बंद के साथ साथ जो है वो बनाई हुई है? जी, इवैक्यूएशन जो हमने की है तकरीबन 40 से 50,000 जो है ना पर्सन्स हैं हमारी जुरिडिक्शन में। 140 किलोमीटर का 14-15 हज़ार लोग इस वक्त जो है वो ये बंद 40-50 हज़ार लोग अपने गांव छोड़ के जो है वो इधर के यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जो जुरिडिक्शन है 40 किलोमीटर 140 किलोमीटर से फ्राम झिरक एरिया टू सी। अब उसमें ये है कि तकरीबन 40-50 हज़ार लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए, हम उनको टेंट भी दे रहे हैं और प्रोवाइड, मगर क्योंकि कांस्टेंट ये है कि इतनी तादाद में टेंट नहीं है, मगर ये है कि कहीं पे टेंट, कहीं पे तरपाल, कहीं पे स्कूल। मगर अब ये बड़ा लंबा बेल्ट है, ये 140 किलोमीटर वाला, और बहुत सारे लोग अभी हम आगे भी होकर आए हैं, वो तो ऐसे हैं जो कि बंद पर ही जो है वो बैठे हुए हैं और वो खुद ही बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप इस साइड पे और भी आगे जाएंगे तो हमारे इस पे मेडिकल कैंप्स भी लगी हुई है, रिलीफ कैंप्स भी आगे लगी हुई है और हम इनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला शुरुआत में हमने कुछ पोर्शन को तकरीबन 200-250 जो फैमिलीज है उनको हमने टेंट्स दिए हुए हैं, मगर अब जैसे जैसे हमारे पे हुकूमत से टेंट्स मिल रहे हैं हम उनको प्रोवाइड करते जाएं। पहला मरहला तो है रिलीफ, इनको एवैक्यूएट करने का, इनको इमीडिएट रिलीफ देने का, लेकिन उसके बाद अब ज़ाहिर बात है आपको मसला है कि इन्होंने वापस भी जाना है, पानी का यहाँ से उतरना है, आगे भी जो है वो कुछ बारिशों की भी पेशन गोई है, तो हालात यहाँ पर और भी जो है वो ख़राब हो सकते हैं। या आगे आप किस तरह से जो है वो देख रहे हैं, ये लोग कब तक जो है वो इनको यहाँ पर रहना पड़ सकता है? देखिए, जो फोरकास्ट है अभी तो कोई रेनफॉल की फोरकास्ट नहीं है। अभी जो हमारे पास सबसे पहले 2 किस्म की फ्लडिंग थी हमारे पास, एक अर्बन फ्लडिंग और दूसरी रिवराइन फ्लडिंग। अब अर्बन फ्लडिंग आप कह रहे हैं जो पहले बारिशों हुई थी, बारिशों में हुई थी शहर में। अभी अर्बन फ्लडिंग तकरीबन हमारे पास ख़त्म है। आप ठट्टा देखें, शहर में से पानी निकल गया है, सारी चीज़ें। अब हमें जो डिफ़िकल्टी है वो है दरिया की। अब इस पे यही है कि कल परसों तक जो है इस पे बड़ा रेला गुजरने वाला है, फिर ये पानी आहिस्ते आहिस्ते रिसीड कम होता जाएगा। मैं समझता हूँ 10 या से 15 दिन के अंदर ये जो अब आबादी अभी आप देख रहे हैं अपने अपने गांव में, फिर वो शिफ्ट होना शुरू। कोई नुकसान का अंदाजा अभी तक हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से? ये जो फसलों का कह रहे हैं वो कितना, शहर को कितना नुकसान हुआ है? जी, हमारी जो यहाँ पे सारी पूरा ताल का ही आफत ज़दा डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि बरसात की वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी को, ज़मीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें हमारे पूरा ज़िला ही जो है वो अपना आफत ज़दा है, जिसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ भी अनाउंस किया है और वो चीज़ें और भी मतलब गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा जो है वो अपना हमने पूरी सर्वे की है, जिसके हाउस डैमेज हैं, जिसके पार्शल या फुली हाउस डैमेज है, वो रिपोर्ट किया हुआ है। उस पर भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनको भी जो है ना कुछ मिलेगा। और 25,000 PM साहब ने अनाउंस किए हैं कि वो जो भी गरीब लोग हैं उनको जो है BISP के तहत जो है ना उनको जो है ज़रूरत आप लोगों को लास्टली किस चीज़ की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है शहर के इंतज़ामिया को इस सिचुएशन से जो है वो निमटने?
मेरे साथ इस वक्त सादिक अली मेमन मौजूद हैं। ये स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर भी हैं और फिर फोकल पर्सन भी हैं यहाँ पर जो फ्लड के हवाले से, फ्लड रिलीफ के लिए काम हो रहा है। सादिक साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त सूबाई हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की कोशिश क्या है? ये तो अब बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की जो है वो डिस्प्लेस होगी, और ये वो लोग हैं जिन पर पहले जो है वो बारिशों का मसला था यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है वो अब ये सैलाब का जो है वो मसला है। देखिए, हम जब से ये रेन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, आई थिंक इट वाज जुलाई में जैसे शुरू हुई, तो 2 महीने से कंटिन्यूस बरसात भी हो रही थी। हम यहाँ पे फॉर्चुनेट इसलिए ठट्ठा हुआ मैं समझता हूँ ज़्यादा रहा है कि हमारे यहाँ समंदर करीब है। ड्रेन्स की जो हमारी थी उनकी सफाई वगैरह भी काफ़ी हद तक बेहतरी भी थी। तो पानी जो है हमारा, जो भी स्पेल हमारे पास 6 के करीब स्पेल्स आए, तो उसमें पानी हमारा निकल भी गया। कोशिश की गई कि इतना ज़्यादा जमा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये सैलाब वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। दरिया में आपके पास अभी 5.5 लाख से ज़्यादा क्यूसेक गुजर रहा है, और उम्मीद है कि एक दिन तक उसकी 5.6 तक ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये रेला तेज़ी से समंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि ठट्टा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी लेंथ जो दरिया की है तकरीबन 140 किलोमीटर है, जिसकी कच्चे की। तो उसमें हमारे ठट्टा तालके से शुरू होकर कोटरी से जैसे ये शुरू होता है, तो ऑल द वे टू केटी बंदर, उसमें मुख्तलिफ एरियाज हैं। कहीं कहीं पे पूरी हमारी 2-3 यूसीज हैं जो कि कच्चे की हैं, तो वहाँ से लोग डिस्प्लेस हुए। ज़ाहिर बात है कच्चा तकरीबन पूरा डूब चुका है। तो हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो भी नकल मकानी हो रही है, उनको जब वो बाहर आ रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट दी जाए। पहले तो वो बाहर उनको निकालें, फिर उसके बाद उनके मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि ये एक जगह पे तो है भी नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे उनके कैंप्स इस्टेब्लिश किए जाएँ। यहाँ पे पहाड़ी इलाका भी हमारे पास मौजूद है। ट्रेडिशन लोगों का ये है कि वो जब निकलते हैं कच्चे से, तो माल मवेशी उनके साथ होते हैं, उनके बच्चे साथ होते हैं, तो वो अलग अलग एरिया पे, जो कोहिस्तान का ये जो पहाड़ी इलाका है, तो एरियाज उनके डेजिग्नेटेड हैं, वहाँ पे जाकर बैठते हैं। तो उनको वहाँ पे टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, और उनको राशन या उनको कोई खाने पीने की चीज़ प्रोवाइड की जाए। अब मगर मेन मसला तो रीच का है, क्योंकि ये जितनी लंबी बेल्ट है और कच्चे के इलाके से जिस तरह से लोग निकले हैं, अब बहुत सारे लोगों की जो है वो आगे शिकायत हैं कि उन तक टेंट नहीं पहुंचे, उन तक जो है वो राशन जो है वो नहीं पहुंच रहा। तो ये फिर आप जो अपना पहुंचने वाला काम है, ये फिर आप जो है वो किस तरह से कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना, जब तक 15 अगस्त तक मैं समझता हूँ कि सूरत-ए-हाल अंडर कंट्रोल में थी। 26,000 टेंट्स पीडीएमए ने डिस्ट्रीब्यूट किए भी थे, जिसमें से हमें तकरीबन 7,000 मिले भी थे। उसके बाद जो ये बरसाती सिलसिला शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली सिंध के तकरीबन 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट जो बुरी तरह से मुतासर हुए, तो सारे के सारे टेंट्स जो भी पड़े हुए थे वो 2-3 दिन में वहाँ पे देने पड़े। जाहिर बात है उनको नीड ज़्यादा थी। उसके बाद से सूरत-ए-हाल ये आ गई है कि पंजाब के इलाके भी और डूब चुके हैं, केपी की वजह से भी वो भी इलाके डूब चुके हैं। दादूवाला भी नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो भी ऑर्डर दिए हुए थे हुकूमत ने 1 लाख टेंट्स के करीब, उनकी तरसील में हमें देर हो रही है। हमारे जो ट्रक्स यहाँ पे डेजिग्नेट थे वो फंस गए हैं, तो उस वजह से हमारे पास टेंट्स की आमद जो है वो काफ़ी हद तक रुक भी गई है। और फिर इमरजेंसी की वजह से जाहिर बात है, जहाँ पे ज़्यादा इमरजेंसी, जहाँ पे ब्रीच लगा, कभी बदीन में लग रहा है, कभी कहाँ पे, तो वहाँ पे डाइवर्ट हो रहे थे। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था। अब आने का आज से थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमारी कोशिश यही है कि टेंट्स सबसे पहले लोगों को हम प्रोवाइड करें, और 20,000 से ज़्यादा की हमें डिमांड है। अच्छा, 20,000 तकरीबन टेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। और अभी तक आप कह रहे हैं कि आपको 7-8 हज़ार जो है वो मिले? वो 7,000 तो पहले रेन इमरजेंसी में भी जिनके घर गिरे थे उनको भी दिए गए थे, तो ये 20,000 एडिशनल हैं, समझ लें। तो यहाँ पे जैसे वो पहले हम कोशिश हमारी ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो इलेक्टेड जो भी उसमें कुछ अनअपोज भी हो गए थे, कुछ हमारे पार्टी के अरकान हैं, उनको इंगेज किया गया। तो वो लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं, उनसे राब्ते भी हैं, उन तक जाया भी जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कोई निकल रहा है तो उसको फौरी तौर पर राशन अगर मैसर नहीं है तो कुक्ड फूड पहुँचाया जाए। उनको मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वहाँ पे ठहराया जाए जहाँ पे उनको शेड वगैरह मिले, कोई ऐसी जगह हो जहाँ शेड मिल जाए, या फिर टेंट्स जैसे जैसे सारा काम जो कोऑर्डिनेशन वाला है ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारी फलाई तंजीमों की ये शिकायत भी हैं कि जो है वो उनका एक्सेस नहीं है, या वो लोगों तक पहुँचा नहीं जा रहा है, या हुकूमत की तरफ से जो उनको वो सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो ये इन इलाकों में इन लोगों तक पहुँचने के लिए जो है ये कोऑर्डिनेशन वाला काम जो है, ये क्या इसमें कुछ खलल है? देखिए, हो सकता है दूसरी जगहों पे, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ सूरत-ए-हाल फिर भी काफ़ी बेहतर है। डीसी साहब हैं हमारे, उनकी टीम है पूरी, कि उनसे कोऑर्डिनेशन में हम भी हैं। जो भी एनजीओ आती है वो उनसे रब्ता भी करती है, वो उनको इलाके जैसे डेजिग्नेट करके बता देते हैं। जैसे शुरू में हमारे पास बरसात का जो नुकसान ज़्यादा घोड़ाबारी केटी बंदर की तरफ हुआ, फिर समुद्री जो लहरें चढ़ी तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो वहाँ पर हमने जो भी चीज़ आ रही थी पहले वहाँ पर डेजिग्नेट किया। फिर जहाँ जहाँ पे हॉटस्पॉट्स आ रहे थे, जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग घरों में हो गई,
ठट्टा में हो गई, तो वहाँ हम डायरेक्ट कर रहे थे। अब यह है कि जो भी आती हैं, आगा खान जैसे यहाँ पे आई तो मकली पे कैंप लगा हुआ, उनको वहाँ भेजा गया। तो इस तरह जो भी मुझसे राब्ते में है या डीसी साहब से, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपने खुद देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है रोड रास्ते हमारे साफ हैं, वहाँ पे पहुँचना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बंद पे भी तो कोशिश यही आ रही है कि जैसे जैसे जो भी आ रहा है उसको उन्हीं इलाकों में हम डेजिग्नेट। कितने दिन आपको लग सकता है इन लोगों को, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये कच्चे के इलाके की 40-50 हजार लोग हैं, ये कितने दिन इनको जो है वो इसी तरह से रहना पड़ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में 50,000 से तो ज्यादा फिगर होगी, 1.5 लाख से। अभी ये बढ़ रही है ये तादाद, या फिर इसमें जो है वो कमी आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में 1-2 दिन, क्योंकि अब कच्चे के तकरीबन 90% लोग तो कच्चा डूब चुका है तो निकल भी आए हैं। तो 5% 10% जो, क्योंकि पानी जब ऐसे शुरू होता है तो वहां से टंडो हाफिज शाह से पहले वहां से निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से निकलते हैं लोग। कुछ जो अंदर हैं वो पहले निकलते हैं, कुछ जो बंदों के साथ हैं वो बाद में निकलते हैं। तो अब इवैक्यूएट आप कह रहे हैं, ये जितने लोगों ने आना था वो तकरीबन जो है वो बाहर तकरीबन आ चुके हैं। अब इनमें जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, अब रेला जो है 5.5 लाख कोटरी पे है, जो कि रात तक शाम तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। कोटरी एक्सपेक्टेड है हमें कि इंशाल्लाह 5.25 से ज़्यादा नहीं होगा। सक्खर और गुड्डू अब डिक्लाइन पे हैं, उनका कम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमें 1 हफ्ता हमारे लिए क्रिटिकल है, ताकि ये रेला जो हमारा केटी बंदर से यहाँ पे निकल जाए समंदर पे, फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना। वैसे ही 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। और ये जो लोग हैं यहाँ पे भी निकले हैं, अब जाहिर बात है ये दरिया को हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ये रहते हैं सदियों से वहाँ पे, वो खुद भी करीब, इसलिए भी ये लोग रिलोकेट इसलिए होते हैं, ये दूर इसलिए नहीं जाते कि अपने घरों को वो देख भी सकें यहाँ से। हो सकता है कोई तैर के या बोट में जाकर चक्कर भी लगा ले गांव की तरफ। तो जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, ये डेली बेसिस पे वहाँ देखते हैं, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 8 दिन बाद ये वहाँ पे देखेंगे। मगर आने वाले चंद दिन आप जो है वो अहम जो है वो देख रहे हैं। सैलाब के नतीजे में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए वो सिंध के ये डाउन स्ट्रीम वाले इलाके हैं, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और क्योंकि यहाँ तक जो है वो पानी जब पहुँचा है तो पानी एक तो वो बहुत ज्यादा जो है वो सैलाब का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कंबर, शहदाद कोट, उसके बाद मेहर, जोही, खैरपुर, नाथन शाह, दादू, ये वो तमाम के तमाम इलाके हैं जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। और सिंध में हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तबाही भी जो है वो बड़े पैमाने पर हुई है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो इस वजह से है कि यहाँ से जो लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो डिस्प्लेसमेंट के बाद, घरों को छोड़ने के बाद लोग जो है वो इन बंदों के किनारे जो है वो खुद आकर बैठे हुए हैं। अब किसी जगह पर जो है वो इमदाद उन तक पहुंच रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां तक जो है इमदाद है वो उस तरह से नहीं पहुंच रही जिस तरह से उन तक जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये तादाद जो है वो इनकी बहुत ज्यादा है। और ये जो आफत अब आई है, ये सिर्फ एक आफत नहीं है जो इन लोगों पर आई है, इसके अलावा इससे पहले जो है वो जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी जो है वो बात की कि बारिशें हुई थी। बारिशों के बाद ख़ास तौर पर ये जो ठट्ठा वाली बेल्ट है इसने तो तुग़यानी भी देखी, उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों को मुश्किलात रही। और फिर उसके बाद अब इन लोगों को ये जो सैलाब है, जिसको ये कहते हैं कि ये दरिया वाला सैलाब है, उस सूरत हाल का सामना है। इसमें इनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक बड़ी ज़रूरत यहाँ पर जो है वो टेंटों की है, क्योंकि ये गांव के गांव जो है वो हर गांव ने ऐसा लगता है कि अपना जो है वो एक जिस तरह से वो इकट्ठे एक जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ जगह पर कुछ जो है वो उनको टेंट मिले हैं, कुछ जगह पर वो टेंट नहीं पहुँच सके। तो टेंटों की ज़रूरत इस इलाके के अंदर बाहर तौर पर जो है जो कि एक बड़ा मसला है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर हैं। अब इन लोगों का तो कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें ना हुई तो ये पानी जल्द उतर जाएगा, और पानी उतर जाएगा तो फिर ये अपने अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे। लेकिन ये बीमारियों का खतरा यहाँ पर अभी भी है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जब अपने घर छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरा जो बड़ा नुकसान हुआ है वो इन इलाकों में फसलों का हुआ है। बहुत सारे लोगों का जरिया माश या तो मजदूरी है या फिर वो इन फसलों से जुड़ा जो है वो कोई काम करते हैं, तो उनका भी जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। और ये सैलाब की वजह से उनके काम भी बंद हैं। तो ये वो चैलेंजेस हैं। बहरहाल अभी यहाँ पर जो है वो रिलीफ का काम जारी है, और ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 दिन जो है वो इस इलाके के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तयन होगा कि अब इनकी लोगों की मुश्किलात जो है वो यहाँ से जो है वो बढ़नी है या इन लोगों की मुश्किलात जो है वो कम होनी है। धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है,
मौसम जो है वो सख्त होता जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ इन बंदों के किनारे इन लोगों का जो है वो बैठे रहना इटसेल्फ इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो ये जो आज की सूरत हाल में हमने देखा कि किस तरह से इंटीरियर सिंध का जो इलाका है, जो सिंध के अंदरूनी अजला हैं, वो इस सारी सूरत हाल में किस तरह से मुतासर हुए हैं, और अभी बहुत कुछ है जो इन लोगों के लिए किया जाना बाकी है। ये एक बड़ा चैलेंज है। 2010 की निस्बत इस सैलाब को जो है वो बड़ा सैलाब करार दिया जा रहा है। 2010 में जितना नुकसान हुआ था यही इलाके थे जो डूबे थे, लेकिन अब इन लोगों का भी कहना है कि ये सैलाब उससे ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा इसमें नुकसान का ख़तरा है। अभी नुकसान के हवाले से अभी कोई वाज़ेह तौर पर एक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। अभी जब रिलीफ का काम यहाँ से ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद सर्वेज होते हैं, फिर बहाली का जो है वो अंदाज़ा होता है, और फिर नुकसान का अंदाज़ा होता है कि किस कदर जो है वो इस सैलाब ने मईशत को और इन लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाया है। तो ये अंदाजे भी लगाना अभी बाकी है, लेकिन इब्तदाई तखमीने जो लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये 2010 से ज़्यादा बुरा सैलाब है, ज़्यादा इसमें हलाकतें हुई हैं, ज़्यादा मुआशी नुकसान हो रहा है। तो ये सिंध की सूरत हाल हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कच्चे के इलाके से। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।